नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो लोकसभा चुनाव का पड़ाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे में नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। अब रोज नए बयान और नए विवाद सामने आ रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए नेता कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। हर पार्टी का हर नेता जनता के बीच खड़ा है, वोट की लालसा में जुटा है। ऐसे में बयानबाजी का दौर भी अपने सामान्य सीमा से कहीं ऊपर उठ चुका है। इसी कड़ी में राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का बयान अब सियासी मुद्दे का केंद्र बन गया। कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर बीजेपी को घेर कर रही है, लेकिन ऐसे में इन सब के बीच इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि यह पहली बार नहीं जब किसी बड़े राजनेता या सत्ता में बैठी पार्टी के प्रमुख चेहरे ने कोई टिप्पणी की हो और उस पर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी का वो बयान कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं, खूब सुर्खियों में रहा। आज भी उसकी चर्चा होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का वो बयान भी आप याद कर लीजिए, जब उन्होंने कहा था कि एक चाय वाला कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। आज भी उसकी चर्चा होती है। तो ऐसे तमाम पक्ष और विपक्ष के बीच सुर्खियों में रहे बयान आने वाले भविष्य में क्या नजीर पेश करेंगी। इन बयानों से राजनीतिक सुर्खियां तो बनेंगी ही बनेंगी, लेकिन एक जनता के बीच खाई भी बढ़ेगी। आज इसी पर हम वार पलटवार के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तमाम राजनेताओं से उनके सियासी स्टैंड को समझने की चर्चा भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट, फिर खास मेहमानों से सीधा परिचय। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव और राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा उत्प्रेरक है चुनाव। देश में मौजूदा माहौल ऐसे ही सियासी रंग में ढला है। चुनावी पैठ को मजबूती देने के लिए राजनीतिक धुरंधर जनता के बीच मौजूद हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान वार पलटवार और बयानों की बौछार तो स्वाभाविक सी है। बयानों की इस बयार में पीएम मोदी का राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया गया एक बयान राजनीतिक हलचल का केंद्र जा बन बैठा है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली की और उस दौरान उनका एक बयान कांग्रेस को नाकाबिले तारीफ गुजरा। कांग्रेस का कुनबा लगातार हमलावर है। प्रधानमंत्री बांसवाड़ा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे थे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो एक वर्ग विशेष को संपत्ति बांट देगी। उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही मौजूदा हालात पर पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस वामपंथियों के चुंगल में फंस चुकी है और कांग्रेस का घोषणा पत्र बेहद चिंताजनक, बेहद गंभीर है। इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। बांसवाड़ा में पीएम के बयान पर विपक्ष विफरा गया है। विपक्ष मानो ऐसे ही मौके की तलाश में जा बैठा था। पीएम का एक बयान और विपक्ष का चुनावी मुद्दा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने सीधे सीधे हमला बोलते हुए कहा कि मैनिफेस्टो को पहले मुस्लिम लीग से जोड़ा, अब ये बयान ये बौखला गए हैं। किसी भी प्रधानमंत्री से ये देश कभी ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं करेगा कि वो ऐसे बयान दे। वहीं दूसरी ओर शशि थरूर ने कहा यह स्पष्ट तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी है। प्रधानमंत्री से कोई पार्टी का प्रधानमंत्री हो, उससे देश कभी अपेक्षा नहीं करेगा कि आप जो है प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री ना कोई एक पार्टी का होता है, ना एक जाति का होता है, ना एक वर्ग का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है और जब देश का प्रधानमंत्री होता है तो बातें भी उनको उस लेवल की करनी चाहिए, मेरा मानना है। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को,
चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस I'm sorry, this is a very disgraceful speech made by the Prime Minister. But you know, the fact is that people realize that when he says the Congress party is going to take all your wealth and give it to the Muslims, that this is just a nakedly communal appeal which normally any civilized election commission would disallow and पीएम के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी के इस तंज के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पलटवार कर दिया। बोले कि पहले चरण के मतदान में निराशा झेलने के बाद पीएम मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि वो अब लोगों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। सत्ता के इस खेल में सियासतदानों के बीच जुबानी जंग कोई नई बात नहीं। सियासत में तल्ख बयानी आम बात है। ऐसे में हम क्यों ना 2014 में सोनिया गांधी के उस बयान को याद करें जहां उन्होंने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था, या फिर मणिशंकर अय्यर के उस बयान को याद करें जहां उन्होंने साफ कहा कि एक चायवाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बहरहाल पार्टियों के वादों की तरह बयान भी हवा के झोंके की तरह होते हैं जो वक्त के साथ बदल जाते हैं या अपना रुख मोड़ लेते हैं। अब ऐसे में पीएम का यह बयान और सियासी हलचल क्या नतीजों में असर डालेगी, या आने वाली 4 जून को साफ होगा। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा में दिए गए बयान इस वक्त राजनीति के केंद्र में है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 102 सीटों पर मतदान हुआ और अब अगले चरण में 89 सीटों पर मतदान है। लेकिन इन 2 चरणों के बीच ये बयान किस तरह से धुरी का केंद्र जा बन बैठा है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ बेहद खास मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अटल खंडेलवाल हैं, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आशीष मिश्रा हैं, स्वागत, शुक्रिया आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन है, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। और कुछ ही देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में मौजूद होंगे। अटल खंडेलवाल जी, आशीष जी, दिलीप यशवर्धन जी, छोटा छोटा रिएक्शन डिबेट से संबंधित दे दीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ओपनिंग कमेंट की उम्मीद कर रहा हूं, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा आप लोगों को पहली शुरुआत में। अटल खंडेलवाल जी, इस बयान के मायने क्या हैं? अगर प्रधानमंत्री की तरफ से एक भरे मंच से यह बयान दिया जा रहा है कि कांग्रेस कम्युनिस्टों के चुंगल में है, कांग्रेस माओवादी है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की जो स्थिति है उसको दर्शाता है, और कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर काफी लोगों की संपत्ति ले लेगी, इन तमाम बयानों के मायने क्या हैं? अटल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, नेटवर्क उनका नहीं है, फिर से जोड़ने की कोशिश कीजिए। आशीष जी, कांग्रेस भारी मात्रा में विरोध जता रही है, नाराजगी जाहिर कर रही है। सुनने में आया मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा है, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जी तो बाकायदा इलेक्शन मैनिफेस्टो की पूरी कॉपी लेकर चुनाव आयोग जाने की तैयारी में हैं। किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान? लोगों को मेरे नमस्कार। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये बौखलाहट, हताशा, निराशा पहले चरण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है, प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, उनको पता है, इसलिए मानसिक दिवालियापन का वो अपना शब्द नजारा दे रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को पता है कि जब तक वो मुसलमान ये मुस्लिम की राजनीति पे बात न करें, उनकी राजनीति पूरी हो ही नहीं सकती। अब 10 वर्षों में पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार रही है, अपने उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाते कहते उन्हें नहीं थकना चाहिए था। यदि उन्होंने काम किया था तो उनके खोखले भाषण, खोखले जो धोखा उन्होंने जनता को दिया है, उनके पास आज कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए 10 वर्ष बाद भी आज हिंदू को खतरे में दिखाकर मुसलमान का नाम ले रहे हैं। हम चुनौती के साथ में कहते हैं, हमने उनको कहा है कि मुस्लिम मैनिफेस्टो में दिखा दे, हमारे जी को समय दे, पता चल जाएगा।
ठीक है। दूध पानी का पानी। दिलीप यशवर्धन जी, एज एन पॉलिटिकल एनालिस्ट आप किस तरह से देखते हैं दूसरे चरण का मतदान अब कुछ दिनों बाद है और इन तमाम चीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बयान, कांग्रेस कह रही है कि हताशा है, ये दिवालियापन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि 400 पार की जो सुपर डुपर बिग बजट फिल्म थी वो फ्लॉप हो गई है, लिहाजा अब पूरा मामला हिंदू मुस्लिम पर जा बैठा है। कुणाल जी, राजनीति में और स्पेशली इलेक्शन के टाइम पर दिए गए किसी भी बयान का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि वोट्स का पोलराइजेशन किस तरीके से हो पाएगा, वोट ज्यादा से ज्यादा उस पार्टी के खाते में कैसे जा पाए। ये उद्देश्य मोदी जी का भी है, यही उद्देश्य राहुल गांधी का भी है, यही ममता बनर्जी का और यही हर पार्टी का है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना उद्देश्य के इलेक्शन लड़ा हो, यही कहे कि हम जीतना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता उंगली हिला रहे हैं कि आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य वोट पाना नहीं है? सबका होता है, हर आदमी, हर व्यक्ति का, हर राजनीतिक पार्टी का होता है। अब वोट का मतलब जनता कैसे निकालती है, राजनीति की क्या समझते हैं, ये बहुत मायने नहीं रखता है। हम और आप बैठ के क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, बहुत मायने नहीं रखता है। जनता क्या मायने निकालती है और उस मायने को समझ की जनता कहाँ वोट देती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, जनता तो तब सियासी मायने निकालेगी जब मंच से नेता कुछ बयान देते नजर आएंगे। वो अगर ऐसे बयान देंगे तो फिर जनता तो अपने आप समझ जाएगी ना कि आखिरकार नेता का इशारा किस तरफ है। नहीं, वही तो मैंने कहा, जनता तो बहुत, नेता तो बहुत कुछ कहता है, नेता तो बहुत सारे सच्चाई भी बोलता है, बहुत सारा झूठ भी बोलता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आकलन अटल खंडेलवाल जी, आवाज पहुंच रही है आप नेता तक? की बातों में कितनी सच्चाई है। ठीक है, अटल खंडेलवाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है मेरे पास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक महत्वपूर्ण नारा है। 3 तलाक के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के उत्थान की बात कहना, CAA, NRC, UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से सबको सामान्य कानून के दायरे में लेकर आना, बहुत अच्छी बातें लगती हैं। लेकिन जब पूरा देश इलेक्शन के मोड में है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, ऐसा है, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो क्या है, आज तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड के बाद है, सेना के बाद पहला नंबर, दूसरा रेलवे और तीसरा 8.5 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड को बनाया किस लिए गया था, आप याद करो, केवल जो पाकिस्तान चले गए थे उनकी संपत्तियों का बंटवारा करने के लिए। लेकिन 1995 में एक अमेंडमेंट कर करके और इन्होंने धारा 3 के तहत की, उन्होंने जो सोच लिया जमीन जिसकी है बस वहां पर आओ। 2013 में उन्होंने एक और किया, एक अमेंडमेंट लाए और बोला कि है उसमें जो ट्रिब्यूनल निर्णय ले लेगा उस ट्रिब्यूनल का कहीं पर भी आप जाकर के और न्याय नहीं मांग सकते, ट्रिब्यूनल जो डिसीजन दे देगा वही फाइनल है। अब इस तरह की स्थितियां जब इन्होंने कर रखी है असमानता की, तुष्टीकरण की, उसके लिए प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कांग्रेस का आप नैतिकता, ये हमको बोलते हैं नैतिकता, ये देखें कि केरल में जाकर के और ये कम्युनिस्टों के साथ है, बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ है, कहीं पर किसके साथ है, और काम भी सारे के सारे हिंदू विरोधी करेंगे। और चाहते क्या है ये, हम ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ जो भी न्याय पद्धति है वो एक जैसी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप शायद मेरा सवाल नहीं सुन पाए सर। मैंने साफ आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच से कह रहे थे कि कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर है, आपके 2 घर होंगे तो कांग्रेस एक छीन लेगी, आपकी मोटरसाइकिल FDI कांग्रेस ले लेगी, कांग्रेस की सोच माओवादी है, कम्युनिस्ट है, महिलाओं के मंगलसूत्र पर कांग्रेस पार्टी की नजर है, ये तमाम चीजें कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में मौजूद हैं। अब मेरे ख्याल से शायद आप स्टडी करके बैठे होंगे, आपको समय से मुद्दा भी बता दिया गया होगा, आप कहीं पर भी वो स्ट्रांग बिंदु लेकर आए हैं जहां पर तमाम चीजें इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस, एक सेकंड आशीष जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये सब चीजें कहीं लिखी हैं? अटल जी सर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर आप गौर से चीजें देखें तो वो चीजें लिखी हुई है जो केवल एक व्यक्ति लालच के रूप में या दे ही नहीं सकता हो, ऐसी चीजें लिखी है। आप देखिए
ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए हम जो भी महिलाएं हैं उनको देंगे। देश को सबसे बड़ी 16% एक सेकंड आशीष जी बोलने दीजिए, मैं पूरा आपको पूरा मौका दूंगा। आशीष जी क्रॉस डिबेट नहीं प्लीज, आशीष जी क्रॉस नहीं। ऐसा ये संभव नहीं है। देखिए ये हर चीज जो भी चीज है, ये मान सम्मान थोड़ी दिलाना चाहते हैं भारत के लोगों को, गौरव थोड़ी दिलाना चाहते हैं, ये उन्हें अपाहिज बना के रखना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जिन्होंने भी संपत्ति अपने मेहनत उससे करी है उसको हम अलग तरीके से, अब ये जातिवाद के रूप में बांटने की कोशिश करते हैं। कभी ये कभी पंथ पे, कभी जाति पे, कभी क्षेत्र में, इनका मैनिफेस्टो उसी तरीके से है। क्या ये मंच से ये गारंटी लेते हैं कि एमएसपी जो घोषित की गई है उसमें जितना भी किसान, अब आप सर इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के बयान की, तो आप कहां से कहां ले जा रहे हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो सीधे कांग्रेस नेता से स्पष्ट सवाल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का आधार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक वीडियो है, और हाल फिलहाल में बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी का भी एक स्टेटमेंट भी सुनाएंगे, कांग्रेस नेता से स्पष्ट सवाल भी होगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहे ललकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम ललकार, और लगातार सीधे बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो इस वक्त कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन को बिल्कुल भी नागवार गुजर रहा है। चारों बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मेहमानों में इस वक्त एसके दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। एसके दुबे जी, तमाम नेताओं ने आवाज पहुंच रही सर आप तक? ठीक है, आवाज पहुंचने का ठीक है। आशीष मिश्रा जी ठीक है, एसके दुबे जी के पहले रुक कर लेते हैं। एसके दुबे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने बयान देख लिया होगा, सुन लिया होगा, तमाम सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पहली प्रतिक्रिया आप क्या देंगे जब बयान सुना? क्योंकि अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, दलितों की पीडीए का कुनबा अखिलेश यादव जी ने बनाया है, वो भी खूब राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? तो शायद सपा नेता एसके दुबे जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया, उसका आधार था पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान, जहां पर उन्होंने कहा था कि देश की ज्यादातर संपत्ति पर जो अल्पसंख्यकों का अधिकार, पहला अधिकार वही है। वही इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट भी किया है। आपके कांग्रेस मैनिफेस्टो 2014 का ये पन्ना मेरे पास है, जहां पर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो आधार है आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस नेता का एक बयान भी वायरल कर दिया। पहले आप बयान वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रतिक्रिया सुन लीजिएगा, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनवा दीजिए जो आधार बन रहा है, और बीजेपी के नेता लगातार शेयर कर रहे हैं कि राहुल गांधी के उसी बयान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की तल्ख टिप्पणी आई है। मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। तो सुना आपने आशीष मिश्रा जी, ये राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं जब जातीय जनगणना होगी तो पता चल जाएगा किसके धन में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। लिहाजा उन्हीं तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे, पता लगाएंगे किसके पास कितना पैसा है, कितना मंगलसूत्र है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितनी एफडी है, कितने मकान है, कितनी मोटरसाइकिल है, कितनी साइकिल है, कितनी गाड़ियां हैं। कुणाल जी, मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी ने ये पूरे शब्दों को जो आपने सुनाया है, इसके अंदर उन्होंने कब ये बातें कही? उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जातिगत जनगणना हो जाएगी, इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा, फाइनेंशियल हम लोगों का सर्वे कर लेंगे। उसके आधार पर जो आज कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर 21 से 25 लोगों के हाथों में
जो आबादी के 90% तक के लोगों का धन जो है, उन चीजों को लेकर उन्होंने बात किया। तो मोदी जी तब से इसलिए बौखलाए हैं क्योंकि मोदी जी को पता है कि जब ये जनधन खाते खोल रहे थे, इन्होंने जो महिलाओं ने अपने गरीबी हालात में पैसे अपने घर में रखे थे, छुपा के नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि कभी कभी पति के चोरी से भी पत्नी कुछ पैसे रखे रहती है, जिसको हम गृह लक्ष्मी इसी के लिए कहते हैं कि इमरजेंसी में काम आएगा। इन्होंने कतार में लगा के उनमें खातों में तो पैसे जमा करा दिए, लेकिन इन्होंने बताया कि 18 नवंबर 2016 का जो इनकी काली करतूत थी नोटबंदी की, उससे देश की उन महिलाओं को और उन वर्ग के लोगों को क्या हासिल हुआ, एक चीज। दूसरी चीज, ये अभी तक जो लूटने की बात करते हैं, क्यों बोला गया पता है जातिगत जनगणना कराने की? वो इसलिए कि जो अभी राजस्थान में चुनाव हो रहे थे, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, 350 रुपए का गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस पार्टी दिया करती थी, उसको ये 1200 में बेच रहे थे। चुनाव जब करीब आया तो 200 रुपए उसमें से घटा दिए। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा था कि हम 400 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। आप पूरे राजस्थान का सर्वे करके तमाम अच्छी व्यवस्थाएं देने के बावजूद भी राजस्थान में आप अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाए, यानी कहीं ना कहीं जनता उस तरह विश्वास नहीं कर पाई है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं, अटल खंडेलवाल जी, एक सेकंड, इतना अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि आप जानबूझकर शब्दों को मोड़ रही हैं, तोड़ रही हैं और अपनी सुटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स के हिसाब से बयान दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं केसी वेणुगोपाल, किसी परिचय के मोहताज नहीं। वो साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हर चीज के बारे में झूठ बोल रहे हैं और पूरी तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत बता रहे हैं। इसलिए हमने घोषणा पत्र पीएमओ को भेजने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी अब घबरा गए हैं कि भारत का मूड बदल चुका है। पहले चरण का मतदान प्रतिशत ये इशारा कर रहा है कि 400 पार की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, इसलिए अब हिंदू मुस्लिम पर पीएम मोदी उतर आए हैं। आपकी प्रतिक्रिया? कुणाल जी, एक मुझे 10 सेकंड। नहीं, मैं बाद में ऐसे नहीं, बाद में। अटल जी, कि एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ पर कम्युनिज्म एक व्यवस्था, देखिए ये जो बातें कर रहे हैं, जितनी भी बात कर रहे हैं वो कम्युनिज्म की कर रहे हैं। और कम्युनिज्म तो आप लाना चाहते थे तो आप पहले ही बोल देते इस तरीके से। हम ये बोलने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, अब पहले आप जातिगत गणना के विरोध में थे, आज आप जाति के लिए कह रहे कि भी जातिगत गणना होनी चाहिए। क्या 60 साल पहले ये डिफरेंस नहीं था क्या? आप जहां आप चांदी के चम्मच में और कटोरी के अंदर आप जन्मे हो, तो आप पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन तो सर आप लोग भी कर रहे हैं ना। पहले आप कह रहे थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा, और अब एक भरे मंच से आप कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो उन लोगों में सारी संपत्ति बांट देगी जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। आपका क्या इशारा कर रहे हैं? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। समाजवादी पार्टी से एसके दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके दुबे जी, उम्मीद करता हूं आपके पास आवाज पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी लगातार आपको याद होगा जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी कहते नजर आए कि सपा बसपा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनको पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की याद तब आती है जब चुनाव होते हैं। लेकिन अब जो बयान जिस पर पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है, किस तरह से इस पर अब आगे की रणनीति है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस पार्टी कैसे, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है और समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मुद्दे को कैसे उठाएगी? कुणाल भाई, देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, निश्चित तौर पर और भी चैनल पर भी मैंने यही बात दोहराई कि एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है कि वो हिंदुस्तान को अलग अलग जाति धर्म में बांटने वाले शब्दों का उपयोग करके राजनीतिक लाभ ले। ठीक है, अगर कभी यूपीए की गवर्नमेंट में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कुछ बोला, लेकिन उसका ठीक है, गले मुद्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है? हिंदुस्तान, एक तो आप पहले बात करते हैं कि सभी 140 करोड़ हिंदुस्तानी, जब 140 करोड़ हिंदुस्तानी की बात करते हैं तो फिर ये कहां से आ गया? तो फिर आपकी ही बात में विरोधाभास होता है। तो निश्चित तौर पर आपको शंका खुद देते हैं कि भाई हम पर शक करो, और जब शक करोगे तो फिर आप बोलेंगे कि हम तुष्टीकरण करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप डिसाइड करो कि आप क्या हैं।
आज कांग्रेस क्या करती है, बसपा क्या करती है, सपा क्या करती है, उससे पहले ये देखो कि आप खुद क्या कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए, गवर्नर जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जाति और धर्म में अलग अलग डिवाइड करने जैसी सोच रखनी चाहिए या बात करनी चाहिए। आप बात करते हैं, जैसा आपने भी बोला कि सबका विकास, सबका विश्वास और ये सब, तो फिर इस नारे में कहीं ना कहीं खोखलापन नजर आता है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों, सभी जातियों के लिए काम किया और काम करती रहेगी। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तो हमने सबके विकास के लिए, अगर आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया है तो सिर्फ हिंदुओं या मुसलमानों या सिख या ईसाई के लिए ही नहीं बनवाया है। उस पर चारों धर्मों के, सभी धर्मों के लोग चलते हैं, सभी जातियों के लोग चलते हैं। समाजवादी पार्टी ने अगर मेट्रो लखनऊ में बनवाई तो किसी जात धर्म विशेष के लिए नहीं बनवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आरोप लगाया कि हम तुष्टीकरण करते हैं। तो और तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती, सबको साथ लेकर चलती है। तो फिर 2014 में आपकी पार्टी महज 5 लोकसभा सीटों पर कैसे सिमट गई? अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, तो 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ आपका गठबंधन काम करता हुआ क्यों नहीं आया? अगर आप इतना ही शानदार आप काम करते हैं, जनता में इतनी ही एक्सेप्टेबिलिटी है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ भी आपका कॉम्बिनेशन क्यों फेल हो गया? और सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, 2022 के फिर से यूपी के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार रिपीट कैसे हो गई? ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल लौटूंगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता एसके दुबे जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुराने मुर्दे गड़े नहीं उखाड़ने चाहिए। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे बयान दे, ये शोभा नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से वो बयान वायरल किया जा रहा है जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री, अपनी कुर्सी पर बैठ के बयान देते हुए नजर आए थे कि देश की संपत्ति पर, देश की तमाम रिसोर्सेज पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। और अगर बड़े पदों पर रहे हुए व्यक्तियों की बात हो रही है तो सोनिया गांधी जी भी उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन थी जब उनकी तरफ से यह बयान सामने आया था, मौत के सौदागर वाला। तो फिर जो पॉलिटिक्स ऑफ सूटेबिलिटी है, तो दोनों ही तरफ सूट नहीं करती। फिर सब अपने अपने मुताबिक अपनी अपनी संरचनाएं गढ़ रहे हैं, उसी आधार पर फिर वोट के लिए लोगों के सामने खड़े हैं। कुणाल जी, पहली बात तो राजनीति में कोई मुद्दा जो है वो मुर्दा नहीं होता। मुद्दा हमेशा मुद्दा रहता है और जब जैसी स्थिति होती है उस मुद्दे को जगाने की, वो जगा दिया जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, आप राजनीति का इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमेशा से ऐसी ही बातें होती रही हैं। और रही बात की जो बयान पूर्व प्रधानमंत्री जी ने दिया था, तो उन्होंने स्पेसिफिक शब्दों में कहा था कि पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। लेकिन अब इन शब्दों के पीछे उनकी मंशा क्या थी? कभी भी आप एक शब्द से पूरे स्टेटमेंट का अर्थ नहीं निकाल सकते कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या था। किसी भी बात का अर्थ निकालने के लिए ये जरूरी होता है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई थी। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कही गई हो, लेकिन राजनीति में उसका लाभ अगर अपोजिशन को मिलता है तो अपोजिशन उस लाभ को लेने से चूकता नहीं है। वो अपोजिशन, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को भी कह सकते हैं, एक समय में वो भी अपोजिशन में था। और इस समय की अगर बात करी जाए तो इस समय सत्ता और अपोजिशन दोनों एक ही स्थिति में है, क्योंकि अब दोनों को सत्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की भी सत्ता लगभग खत्म पर है। अब जो नई सरकार बनेगी उसमें दोनों ही बराबरी के हिस्सेदार हैं। तो उस बराबरी की हिस्सेदारी में कौन आगे निकल जाएगा, कौन सत्ता पे काबिज हो जाएगा, इसके लिए साम दाम दंड भेद, पुराने मुद्दे नए मुद्दे, जो भी बातें हैं, जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, जैसा भी समीकरण हो, क्या ठीक है, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। अटल खंडेलवाल जी, जो बात यहां पर दिलीप यशवर्धन जी कहते हुए नजर आ रहे थे, उन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब की बार 400 पार का नारा इतना सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? और जो बात यहां पर दिलीप यशवर्धन जी कहते हुए नजर आए, और खुद जो बीजेपी के आपके आईटी सेल के हेड अमित मालवीय जी ने जो अंडरलाइन की हैं बातें, वो उतनी ही अंडरलाइन कर रही हैं जितनी आपको सूट कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज रिसीव देयर फेयर शेयर, लेकिन वो आगे की लाइन को अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट, स्किल डेवलपमेंट,
आप पूरी बातें क्यों नहीं रख के आम जनता के बीच जाते फिर? देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं आपको कुणाल जी कि हम पूरी बात रखते हैं जनता के सामने, हम बिल्कुल स्पष्टता के साथ रखते हैं। अगर ये स्पष्टता नहीं होती तो 2014 में भी हमको जनता नहीं जिताती और 2019 में भी नहीं जिताती। ये स्पष्टता है, और अगर स्पष्टता नहीं होती तो विश्व बंधु के अंदर इंटरनेशनल जगह पर हमको कोई ये देश आशीष जी, अटल जी कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है पिछले 10 सालों में हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था भारत के पास। देखिए, आप ऐसे समझिए कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी जो कराएंगे तो क्या वो लोगों को तोड़ने की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अगर पढ़े लिखे व्यक्ति होते, बचपन में उनको शिक्षा लेता ये होते, तो आज वो अंग्रेजी के अनुवाद को हिंदी में स्पष्ट रूप से कहने से पहले समझ पाते कि क्लेम का अर्थ क्या होता है और राइट का अर्थ क्या होता है। उनको नहीं पता है। मनमोहन सिंह जी ने अंग्रेजी में भाषा कही है, अपनी स्टेटमेंट अंग्रेजी में था और हिंदी में उनको समझ में आता है, हिंदी में बोल पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं इतना बोलना चाहूंगा, जब मंगलसूत्र की बात महिलाओं की लेके आते हैं, आप इसमें समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जो है कभी राम भगवान के पीछे जाके छुप जा रहा है, कभी किसी महिला को पीछे जाके छुप जा रहा है। तो इतना समझना चाहिए अगर नरेंद्र मोदी जी को मंगलसूत्र की कीमत और मंगलसूत्र का वजूद पता होता तो आज उनकी धर्मपत्नी जी को सर बदलकर खाने में मजबूर नहीं होना पड़ता। और ये राजभर कहते हैं 2014 में जनता ने हमको जिताया है, तो झूठ और फरेब की राजनीति आप जीत के आए हो। और सबको पता है कि जो 350 का गैस सिलेंडर 1200 में ले रहे हैं, जिसको जिन बच्चों को स्कूटी देने का वादा किया गया था, आज जो सड़कों पे टहल रहे हैं, आज जो बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उन सभी लोगों को ये चीज पता है कि महंगाई, बेरोजगारी, झूठे दोबारा से बेवकूफ बनाने की कोशिश है। 7 साल में बर्बाद करने का काम किया है। अन्यथा 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 5 लाख करोड़ नहीं होता। और अगर आप बात करते हैं तो और 12 करोड़ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोई एम्प्लॉयर होगा ना उनका। हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था देश हमारा विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए आगे बढ़ रहा है और हम उसको बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं और कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है वो 5 साल तक बरकरार रहेगा। अरे भाई, अगर देश का तीसरा अर्थ में हम लोग मजबूत होंगे, विकसित देश होगा, तो कौन ऐसा इंसान होगा जो 80 करोड़ लोग जाके राशन की लाइन में लगाएंगे? भिखारी किसको बनना पसंद है? तो बेरोजगार बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और झूठ फरेब नहीं चलेगा। आज इनके पास कहने के लिए आशीष जी ये भी बता दीजिए कि 2014 से पहले एम्प्लॉयमेंट कितना ऊपर जा रहा था, बेरोजगारी कितनी नीचे आई थी, महंगाई कितनी कंट्रोल में थी? आंकड़े तो उस समय की नजाकत के हिसाब से आपके फेवर में भी नहीं थे। यही कारण था कि 2014 के चुनावों में 44 सीटों पर आप सिमट कर रह गए। नहीं, और उसके बाद से 2019 के चुनाव में भी जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, कारण ये था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। और ये जो इतना बड़ा प्रपंच खेला गया था कि भाई विदेशों में इतना काला धन कांग्रेसियों का जमा है, इन नेताओं का जमा है, ये आएगा तो इतना बढ़ जाएगा, हर गरीब को 15-20 लाख रुपए खाते में यूं ही मिल जाएगा, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिलेगा। अब 2014 में जो उन्होंने सियासी जुमले दिए, 2024 में भी तो आप उसी का वही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सेकंड आशीष जी, 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने सियासी जुमलों का इस्तेमाल किया तो बताइए ना, इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप ये पैसा इतना कहां से लेकर आएंगे? अगर आप कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कर देंगे, ग्रेजुएट्स के लिए अप्रेंटिसशिप सब फ्री हो जाएगी, एमएसपी पर गारंटी कानून दे देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को एज लागू कर देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए हम सालाना देंगे, इसके लिए भी तो फंड चाहिए होगा। सुन लीजिए, आप भारत के किसानों, मजदूरों और युवाओं की योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी। मैं प्रश्न चिन्ह निर्माण नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको गलत ख्वाब दिखाने से आपको सतर्क कर रहा हूं सर। उनको वही ख्वाब दिखाइए, वही मंसूबे, उनको वही चीज दीजिए ना जो आप कर पाएंगे। भारत देश को भी आजाद कराया था, लोग यही कहते थे उस समय, यही आरएसएस वाले और यही संघी लोग थे
जो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे और कहते थे कि जब हम भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, अंग्रेजों की जब मुहिम चलाया था हम लोगों ने, तब ये लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी का साथ मत देना, अंग्रेजों के साथ में जाके शामिल हो जाओ, ये वो गद्दार लोग हैं। और आज भी मैं बताता हूँ आपको, झूठा, मक्कार, फरेबी, बहुरूपिया और यहाँ तक ही नहीं, निर्लज्ज व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। अगर वो दूसरे प्रधानमंत्री की गरिमा पे उंगली उठाएंगे अब फिर तो उनके ऊपर नहीं, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर पार्टी विद द डिफरेंस का मतलब क्या रह जाएगा आशीष जी? अगर आप भी कुछ ऐसे ही निर्लज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे फिर आप फिर क्या मतलब रह गया? फिर आप में और आपके नेता मणिशंकर अय्यर में, सलमान खुर्शीद में, कपिल सिब्बल में क्या फर्क रह गया सर? आप समय के साथ आप जब पॉलिटिक्स बदलती राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर क्या फर्क रह गया? मणिशंकर अय्यर की आज हालत क्या है, ठीक है, कपिल सिब्बल की आज हालत क्या है, सलमान खुर्शीद की आज हालत क्या आप कर रहे हैं सर? आज भी हम लड़ रहे हैं। न्यू एज पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं ना? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? न्यू एज पॉलिटिक्स, नए लोगों की जरूरत है, नए लोगों की जरूरत तो ऐसे लोगों की होती है जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को आप निर्लज कह रहे हैं। करोड़ का कर्जा हो जाए, देश गुलाम हो जाए, तो हम इसी तरीके से ऐसे बयानों की वजह से कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी आम जनता के बीच नहीं हो पा रही। दिलीप यशवर्धन जी सीधा, ठीक है आशीष जी, एक सेकंड, ठीक है आशीष जी, दिलीप जी सीधा स्पष्ट सवाल, अगर सामने वाले ने कुछ कमियां कर दी हैं, उनकी कमियों पर आप और वैसी ही कमियां आम जनता के बीच पेश करके ले जाएंगे? कांग्रेस पार्टी कह रही है भैया 15 लाख का वादा किया था, काले धन का आपने वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार का आपने वादा किया था। बीजेपी तो साफ कह रही है कि भैया हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, हमने निवेश से नौकरी के ऑप्शंस खोले हैं, इंटरनेशनल पोडियम पर हमने देश की साख को मजबूत किया है, सीमाओं को मजबूत किया है, करप्शन पर बहुत बड़ा हमला किया है, बेरोजगारी को काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है, कोरोना जैसी स्थिति सामने आई, यूक्रेन रशिया जैसा युद्ध सामने आया, इजराइल हमास जैसा युद्ध सामने आया, और उन तमाम चीजों के बीच इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देने का हमने काम किया, और इन तमाम चीजों के बीच भी आप उन बातों को उखेर रहे हैं, तो दैट मीन्स 10 सालों के काम को आपने टोटली इग्नोर कर दिया। कुणाल जी, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी, अगर केंद्र की बात करते हैं तो भाजपा और पहले कांग्रेस, जो ये एक्सेप्ट करे कि हमारे अंदर कोई कमी है और हमने काम नहीं किया और हमने डेवलपमेंट नहीं किया। जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं वो अभी भी 10 सालों के अंदर आए, इसके पहले भी आए हैं, मार्केट स्टेबिलिटी पहले भी रही है, इस बार भी रही है, रोजगार का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सिंस इंसेप्शन यानी कि 1951 के पहले लोकसभा इलेक्शन के लेकर के 2024 के जो 18वां लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है तब तक वही मुद्दे हैं। बात ये नहीं है कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, क्योंकि ये हमेशा राजनीति का ट्रेंड रहा है कि सत्ता हमेशा अपने असफलताओं को गिनाती है और विपक्ष उसको कभी स्वीकार नहीं करता है। 2014 में जब भाजपा के लोग लड़ने आए थे तो उन्होंने कांग्रेस की 70 साल की बुराइयों को गिनाया था, शायद जनता ने उसको माना और सत्ता बदल दी। अब अगर लगता है कांग्रेस को कि इन 10 सालों में भाजपा सरकार चलाने में विफल रही है या वो नहीं दे पाई जो उन्होंने 70 सालों में इस देश को दिया है, तो उन्हें ये बात जनता को समझानी होगी। जनता अगर इनकी बात से सहमत होगी तो सत्ता फिर पलटेगी, भाजपा से हटेगी और कांग्रेस के पास चली जाएगी। लेकिन अगर जनता आपकी बातों से प्रभावित नहीं हो रही तो आप अपनी बातों को ठीक तरीके से रख नहीं पा रहे, या तो आपका फैक्ट नहीं है, क्योंकि सत्ता की कमियां गिनाना ये राजनीति की प्रक्रिया है, सबके ऊपर लागू होती है। यही कारण है कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 60 साल के कुशासन को रह रह कर गिराती है। और यही जो आपने शुरुआत में बात कही कि राजनीति में कभी मुर्दे गाड़े नहीं जाते, समय समय पर उसको हैंग ऑन कर दिया जाता कि देखिए आपके कार्यकाल में क्या क्या कमियां थी। एस के दुबे जी आवाज पहुंच रही आप तक, एस के दुबे जी आवाज पहुंच रही है आप तक सर, लास्ट के 2 मिनट बचे, 5 सेकंड ठीक है। एस के दुबे जी, अब समाजवादी पार्टी पूरा इंडिया अलायंस की स्ट्रैटेजी क्या है? तमाम जगहों पर जब आपके पॉलिटिकल ग्रुप्स खड़े होते हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड, अकाउंट फ्रीजिंग, एमपी एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, ऑपरेशन लोटस, ये तमाम चीजें आप गिना रहे हैं। अब ये जो बयान निकलकर सामने आया है, क्या इस पर भी स्ट्रैटेजी तैयार होनी शुरू हो चुकी है? देखिए, ये राज्य जब तक ये चुनाव रहेगा और जब तक वो वोटिंग का आखिरी दिन तक ये सब चलता है, लेकिन इनमें भी मर्यादा होना चाहिए। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को या कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राजनीति में मर्यादाएं बहुत जरूरी हैं। अगर मर्यादाएं तार-तार हो जाएंगी तो फिर राजनीति का भी एक दिन बुरा हश्र हो जाएगा। खैर ठीक है, जो है जिसके समझ में जो आए,
लेकिन मैं इस चीज को मानता हूँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज तक किसी भी नेता के खिलाफ कभी अपशब्द ना कहा ना कहेंगे, और ये एक मिसाल है और ये सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो कौन कौन से शब्दों का चयन करते हैं विपक्ष के नेताओं के लिए। और निश्चित तौर पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो काम किए थे, आज उसी के पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो नया करने के लिए आई थी, तुमने नया क्या किया? तुमने तो भी अगर भारतीय जनता और जब पार्टी कांग्रेस के पुराने पैटर्न पर जा रही है तो फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ उसी ढर्रे पर, उसी गाड़ी पर क्यों सवार है सर? नहीं 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 नहीं, सुनिए अभी कांग्रेस में परिवर्तन आया है। परिवर्तन होना, देखो वही तो बात मैंने आशीष जी से कही थी ना कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया ये न्यू एज पॉलिटिक्स है, ये नया खून है, नई उम्र है, नई सोच है, एक नई कांग्रेस पार्टी है। अटल जी छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद चर्चा का समापन। अब पूरे विपक्ष ने जिस तरह से बीड़ा उठा लिया है कि इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाएगा, हर रैली में ले जाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि आखिरकार इस बयान के मायने क्या थे, कैसे आप डील करेंगे सिचुएशन? ये आरोप कांग्रेस पार्टी के मैं आऊंगा आशीष हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता अटल जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए आशीष जी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए, और ये अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो कहा है, मैं उनकी बातों से पूर्ण तरह से असहमत हूं। कारण ये है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे नेता थे, अगर उनका कोई अपमान करेगा निश्चित तौर पे हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और प्रधानमंत्री पद पे गरिमा पे बैठा अगर व्यक्ति जो बैठा है उसे अपनी गरिमा का ख्याल नहीं है तो हम भी उसी तरीके से उनको जवाब देना जानते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, चुनाव आयोग का फेयर गेम देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने हमारे अलायंस के पार्टनर है महाराष्ट्र में, उन्होंने एक थीम लॉन्च किया है, उसमें कहा गया है, महाराष्ट्र में नारा है जय भवानी जय शिवाजी, ये हमारे यहाँ पे नारा है। उसमें से चुनाव आयोग ने एक फतवा जारी किया है कि जय भवानी शब्द निकाले, जबकि हर मंच से जय श्री राम जय श्री राम जय सिया राम क्या घोषणा, राम मंदिर बनाया का गाना भारतीय जनता पार्टी गाती है। चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से सर काम कर रहे हैं ना, सबूतों के आधार पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के एक स्थान से दिए गया बयान लगातार राजनीति के केंद्र में है। देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल किस तरह से भुनाते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस स्टेटमेंट को लेकर विपक्ष पर हमलावर होती हुई नजर आएगी। बहरहाल ललकार में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।